मेरे ताऊजी मुझे रात दिन मारते पीटते रहते थे और मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। एक दिन मैं मौका पाकर घर से भाग गई, लेकिन ताऊजी ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ किया, कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उन्होंने मुझे 4 मर्दों के साथ एक कमरे में भेज दिया। और जो मेरे साथ किया उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैं ताऊजी के साथ रहने लगी। ये लोग मुझे दुश्मन की नज़र से देखते थे। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। मुझे वो लोग खाना तक नहीं देते और मैं घर में रोती तड़पती रहती थी, जबकि वह घर जिसमें हम सभी रहते थे वह मेरे मम्मी पापा का ही था। मम्मी पापा के गुजरने के बाद ताऊजी ने पूरे घर, हमारी ज़मीन और कारोबार पर कब्जा कर लिया। वह सब कुछ अपने नाम कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की थी। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागते भागते मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उस वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी ही दूर चली थी कि बस कंडक्टर मेरे पास आए और टिकट दिखाने को कहा। मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे, इसलिए मैं उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और ताऊजी को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस स्टैंड पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी कम हो रही थी कि ताऊजी तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कुछ देर बाद ही गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने सबके सामने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस गांव में आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भागने का। सुबह हुई तो अपने सामने ताऊजी को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई कि अब वह मेरे साथ जाने क्या करेंगे। तभी उन्होंने मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कचरे को फेंकते हैं। वह गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी 10-12 लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें एक कोठे पर बेचा गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सगे ताऊजी ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को ही बेच दिया। मैं छत पर खड़ी गली को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई की ये सबसे तंग गली थी। शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नज़र आने लगती थी। इस शहर की सबसे बदनाम गली थी। यहाँ शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज मैं बहुत उदास थी और छत पे आकर अकेले ही खड़ी हो गई। आने जाने वाले लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ सालों में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी ज़िंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। यह सोचते हुए मैं अपने आप से कहने लगी कि लगता है कि आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये सोचकर मैंने सिगरेट जला ली। मैंने बहुत कोशिश की थी उस गंदगी से भागने की, पर हर बार मुझे हार ही नसीब होती थी। साथ में मेरी बहुत पिटाई भी होती थी। ऐसी पिटाई होती कि 1-2 दिन तक मुझे होश ही नहीं आता। एक बार जो उस कोठे पर आ जाता, उसका वापस जाना नामुमकिन था। मेरे अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थी जो इस धंधे में कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में अपनी किस्मत समझ लेती। सरिता आंटी इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इनसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ मेरे कंधों पर पड़ा और मैं अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक सुंदर सा नौजवान लड़का खड़ा था। उसने अपना नाम अमित बताया। उसने आंखों के इशारों से मुझे अपने कमरे में चलने को कहा। मैंने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह मेरे बदन से खेलता रहा
और सुबह होते ही उसने खुश होकर मुझे पैसे थमा दिए। उस लड़के ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे कहा, नाम जानकर क्या करोगे? उस लड़के ने कहा, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार देखी है। मैंने कहा, जैसा मेरा धंधा है उसमें नाम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उस लड़के को मेरी बातें बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज़्यादा मेरा मिजाज। कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। मुझे नज़र भर देखने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए कि एक शाम को फिर से उसी गली में वो आया। वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह ऊपर गया और ऊपर जाते ही लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार था। तभी सरिता आंटी ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो। अमित की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। वो बोला, वह कहाँ है? आंटी बोली, अरे कौन वह? उसने कहा, मैं जिस लड़की के साथ पिछली बार यहाँ था। आंटी कहने लगी, उस लड़की का नाम जानते हो? तो वह कहने लगा कि उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था। इतने में मैं ही वहाँ आ गई। उस लड़के ने मेरी तरफ उंगली कर दी और वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ मेरी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई कि पता नहीं प्रिया ने इस लड़के को ऐसा क्या दिया है। मैं उसके साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उस रात उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, बस चुपचाप बैठे हुए मुझे देखता जा रहा था। तो यह देखकर मैंने उससे बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। तो वो कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे, लेकिन तुम इस दलदल में कैसे आई? मैंने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मेरा काम है नुमाइश करना बस। अमित कहने लगा, पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ। मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। यह कहते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे बोला कि आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं हैं। मैंने दुपट्टा अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तो बोला, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है पर सच है। यह कहते हुए उसने सिगरेट जलाई और एक सिगरेट उसने मेरी तरफ भी बढ़ा दी। मैं इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। वो कुछ देर बैठा रहा, पर मैंने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया, मानो मैं जवाब देना ही नहीं चाहती थी। उसने अपनी जेब से 2000 निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर मैंने बोला, जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? तब उसने वह पैसे वापस रख लिए और फिर वहाँ से चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। इतने सालों में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना मुझे छुए हुए वापस चला गया। हर रात मेरा सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनके रवैये तो कभी उनकी डिमांड से मैं डर जाती थी। मुझे उनके पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, तभी मेरी सहेली वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है गली में। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा कि कोई भी बात नहीं है, रोज़ का कस्टमर है जो आ गया था। मेरी सहेली ने मेरे पास बैठते हुए कहा, सारी लड़कियां तैयार रहती है उस लड़के के साथ जाने को, और एक वह है, उसे तो बस तू ही चाहिए। उसने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती हो, वह बस एक कस्टमर है। कौन सा मेरा आशिक है जो तुम इतनी जल रही हो? कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर हम दोनों बाहर चले गए। उधर उसका बुरा हाल था। वह हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता था। मेरा रूप, मेरी अदाएं, मेरी आंखें, मेरी बातें उसके सामने नाचती रहती। वह मुझे जानना समझना चाहता था, मेरे करीब आना चाहता था। मेरे पास हर शाम आना उसकी रोज़ की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो मेरे लिए कीमती सामान भी लाया करता था। काफ़ी मिन्नतों के बाद मैं कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब वो कोठे पर आया तो उसे मैं कहीं भी नहीं दिखी। उसने आंटी से पूछा कि प्रिया कहाँ है। उन्होंने उसे बताया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज तुम किसी और लड़की से काम चला लो। उसको यह सुनकर धक्का लगा, वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद अमित को मौका मिल ही गया। उसने मुझे देखा तो उसका मन किया कि भागकर मुझे गले से लगा ले, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। कमरे में आते ही मैंने कहा, काफ़ी दिनों बाद याद आई है हमारी। उसने कहा कि आंटी ने मुझे बताया कि तुम बहुत बिजी रहती हो। मैंने कहा, हाँ, वह बाहर से कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उसमें ही बिजी थी। यह सुनकर वो कहने लगा,
तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैंने कहा क्या? उसने कहा गैर मर्द के साथ रात बिताना। मैंने कहा फिर तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे लिए गैर मर्द ही हो। मेरी बात सुनकर उसको दर्द सा महसूस हुआ और वह बोल पड़ा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मैंने कहा एक वेश्या का एक शरीफ इंसान के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज़ रिश्ता कहते हैं, जिसका सच काली रातों की रंगीनियों में छुपा हुआ है। मेरी दर्द भरी आवाज़ में बात करते देख वो बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता है? तुम भी तो मेरे साथ वही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तुम्हें किसी और के साथ। उसकी बातें सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। बातें करते करते ना जाने कब सुबह हो गई। अमित मुझसे ये कहते हुए चला गया, प्रिया अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लेकिन वह 3 महीने तक वापस नहीं आया। मैं हमेशा उसकी यादों में खोई खोई सी रहती। मेरा यहाँ किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अब मैं बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती तो कभी सर दर्द का बहाना बनाती। सभी ग्राहक झगड़ा गाली गलौज करने लगे। कुछ ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया था। एक दिन आंटी ने मुझे अकेले में बुलाया और मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, आजकल ग्राहक तुझसे क्यों खुश नहीं रहते हैं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि अब मैं यह काम और नहीं कर सकती। मेरा मन नहीं करता है ये सब करने का। यह सुनकर आंटी बोली, हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता है आजकल। तेरा मन उस लड़के में जो लग गया है। मैंने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। आंटी ने कहा, कहीं तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी हो? इधर आओ मेरे पास बैठो। मैं जाकर आंटी के पास बैठ गई। आंटी कहने लगी, देखो हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता है। मैंने अपना सर आंटी के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना अच्छा है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आंटी कहने लगी, हर खूबसूरत चीज़ धोखा देती है। तू उसके प्यार में कमज़ोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। मैंने कहा, मैंने उसको तन मन से अपना माना है, मुझे वह कभी धोखा नहीं देगा। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है। आज मेरी एक छोटी सी बात आप मान लो, मुझे उससे शादी करने दो। आंटी ने कहा, ठीक है, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरा ही है। मैंने कहा, नहीं आंटी, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हमेशा मेरा साथ देगा। मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अब यह कदम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर आंटी बोली, ठीक है, अब यह दरवाज़ा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर आंटी वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद अमित मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ खुशी खुशी वहाँ से निकल गई। वह मुझे अपने घर ले जाने के बदले एक होटल के रूम में लेकर गया। वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। अमित ने मुझसे कहा, प्रिया ये मेरे बॉस हैं, आज रात तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं उससे कहने लगी, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। उसने हंसते हुए बोला, शादी और तुम जैसे वेश्याओं से? कभी नहीं। तुम्हारी तो हर रात सुहागरात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ। और इतना कहकर वह मुझे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सारी रात चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसका बॉस भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा भरोसा भी नोचा जा चुका था। मैं उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे जिस्म से खेल लेने के बाद बॉस कमरे से बाहर गया और अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह मज़ा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी है। अमित कहने लगा, थैंक यू सर, यह तोहफा
तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े थे इसके लिए, तब जाकर यह मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा। अरे हाँ भाई, बस 1-2 बार इस फूल का रसपान और कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। यह कहकर बॉस वहाँ से चले गए। अमित संतुष्टि का भाव लिए वहीं खड़े सिगरेट जलाने लगता है। तभी मैं लड़खड़ाते हुए वहाँ आई और उससे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो कहने लगा कि तुम पैसों के लिए यह सब पहले से ही करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया? और फ्री में नहीं करवाया है, इसके लिए तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब जब मैं कहूँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। मैंने कहा और शादी? उसने कहा तुम जैसी लड़कियों की शादी नहीं होती है। यह कहकर वहाँ से वो जाने लगा। मैंने पीछे से गन उसकी पीठ पर रखी और धीरे से उसके कान में कहा, हमारी शादी नहीं होती है, पर हमारे सीने में भी दिल ज़रूर होता है। और इतना कहकर मैंने उसको गोली मार दी और फिर खुद को भी ख़त्म कर लिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।